भारत सरकार की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पिछले साल प्रतिबंध लगाया गया था। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि देश के खिलाफ कई सारी गतिविधियों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल है। अब जिस मकसद से पीएफआई को बैन किया गया था, कर्नाटक में वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आज तक की एक सीक्रेट जांच में इस बात का पता चला है कि पीएफआई एक दूसरे नाम से राज्य में पूरी तरह सक्रिय है। उसके पास कई सदस्य उस संगठन का हिस्सा बनकर अपने पुराने काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दरअसल बात यह है कि जिस कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, वहीं उस राज्य के भीतर एक ऐसा संगठन सक्रिय है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये संगठन है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई। अब एसडीपीआई को कई सारे लोग पीएफआई का एक संगठन मानते हैं। अब हो ये रहा है कि इस समय एसडीपीआई संगठन में ही पीएफआई के सदस्य घुस गए हैं। बड़ी तादाद में वो शामिल हुए हैं अपने उसी पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। रिपोर्टर से बात करते हुए पीएफआई नेता चंद पाशा ने कहा कि वो अपने इलाके में संगठन को लगातार मजबूत कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है और व्हाट्सएप के जरिए मुस्लिम वोटरों को अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। पाशा ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम सभी पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, हम लगातार अपने समर्थकों के बीच मंथन करते हैं, जो उम्मीदवार जीत सकता है इस पर चर्चा करते हैं। बस बीजेपी को पछाड़ना हमारा असली मकसद है। हाल ही में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कार्यकर्ता मुनीब बेंगरे से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या पीएफआई के सभी कार्यकर्ता एसडीपीआई में आ गए हैं, तो उसने हाँ में सिर को हिलाते हुए कहा हाँ, क्योंकि पीएफआई अब बैन हो गया है तो सारे मेंबर्स एसडीपीआई ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद रिपोर्टर ने सवाल किया कि सिर्फ पीएफआई के जो लोग जेल गए हैं उनके अलावा सभी नीचे के छोटे नेता और कार्यकर्ता आपके साथ हैं, तो उसने हाँ में कहा सभी नीचे के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। बेशक पीएफआई बैन हो गया है लेकिन कार्यकर्ता फिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आरएसएस काफी स्ट्रांग है लेकिन एसडीपीआई उतना ही स्ट्रांग है। लेकिन एसडीपीआई के मजबूत होने से यहाँ का यूथ भी मजबूत हो रहा है। इसके बाद स्टिंगर ने नजीर नाम के एक एसडीपीआई कार्यकर्ता से सवाल किया, क्या पीएफआई के सभी कार्यकर्ता बैन होने के बाद उसी तरह से लगातार अड़े हुए हैं जैसे पहले हुआ करते थे? तो नजीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, वो कार्यकर्ता अब तक वैसे ही बने हुए हैं, बस अब वो हमारे साथ आ गए हैं लेकिन अब तक हिले नहीं हैं और अपने एजेंडे पर लगातार कायम हैं। जो नए युवा आ रहे हैं, बेशक उनके पास ट्रेनिंग की कमी है लेकिन हम उन्हें शुरू से प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन पीएफआई में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रखते हैं जो उच्च प्रशिक्षण लेते हैं और लीडरशिप की बात को सही तरीके से फॉलो करते हैं। नजीर ने बताया कि पीएफआई को अब बेहद डर लगता है क्योंकि जब भी आरएसएस या राइट विंग के किसी कार्यकर्ता की हत्या होती है तो इधर से 20 से 25 लोग धर लिए जाते हैं, लेकिन जब पीएफआई या एसडीपीआई के किसी कार्यकर्ता की हत्या होती है तो उधर से सिर्फ 3-4 लोग ही अरेस्ट होते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में बैन कर दिया गया है, कर्नाटक में उसकी विचारधारा का प्रसार अब भी धड़ल्ले से कैसे चल रहा है? आखिर इस बैन हुए संगठन के पास इतनी ताकत आ कहां से रही है और उसको कौन मदद कर रहा है? जांच में इस सवाल का जवाब निकलकर सामने आया है। पाशा ने ही बताया कि इलाके में 30 से 50 मस्जिद हैं, उनके पास 10 से 15 प्रेसिडेंट हैं और उन सभी ने 10 से 15 ग्रुप बना रखे हैं। अब अगर हमें कोई भी संदेश देना होता है तो सिर्फ एक क्लिक से सभी के पास आसानी से पहुंच जाता है। बड़ी बात यह है कि इस समय कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में 70 से 80% तक पीएफआई का संगठन अभी भी एक्टिव है, यानी कि वहां पर प्रतिबंध का किसी तरह से कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।